जय गणपति की सभी को। जय गणपति मैम। जय गणपति जी मैम। जय गणपति की। सर आ गए? आज शायद सर नहीं है, 1 मिनट। जय गणपति की सभी को। सर नहीं आए क्या अभी भी? पति मैडम। जय गणपति की। जैसे कि आज आप नाड़ी के डेमो में आए हुए हैं और इसकी स्टार्टिंग करने से पहले हम गणेश जी को नमन करके स्टार्ट करते हैं। तो हम 1 मिनट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणपति सभी को। आज हम नाड़ी पे बात करेंगे। इसके लिए हमने किशोर सर को इनवाइट किया है और इसके बारे में विशेष जानकारी सर आपको देंगे, क्योंकि नाड़ी के प्रमुख टीचर हमारे किशोर सर हैं। तो सर आपका स्वागत है और आप बताइए इनको नाड़ी के बारे में। जय गणपति की सभी को। जय गणपति। आज हम सभी नाड़ी की एक विशेष क्लास, जिसे डेमो क्लास के नाम से हम जानते हैं, उसके रूप में जुड़े हुए हैं। तो नाड़ी क्या है, नाड़ी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, नाड़ी से हम क्या क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं, नाड़ी हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकती है, नाड़ी से ऐसे कौन से सूत्र हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े और नाड़ी से हम उनको पढ़ के एक अच्छे फलित के रूप में कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर आज डेमो क्लास है। सबसे पहले तो मैं अगर कोई अब इस ग्रुप में नया हो तो मैं परिचय चाहूँगा कि थोड़ा परिचय हो जाए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ शायद बाकी कुछ लोग तो पुराने ही हैं। अपने को अनम्यूट करके 2 मिनट में अपना परिचय दे दें, जिससे कि हम एक दूसरे से कम परिचय से रूबरू हो सकें। सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूँ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अस्मिता जी। सर ये ज्योतिष प्रवीण में एडमिशन ले चुकी हैं। जी जी, हाँ, तो अच्छी बात है। उसके साथ में हाँ नाड़ी करना चाह रही। जी जी। और ये साना जी, साना एजेंट के नाम से ये भी नई है, ये जी शायद जी कल भी थे।
और एक श्वेता जी हैं, इन्होंने अपना नंबर नहीं दिया और मुझे कॉल भी नहीं किया दोबारा से। तो इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है ये कल। सान एजेंट के नाम से उस दिन भी हाँ जब अपना गुरु पूर्णिमा चल रही उस समय बोला भी था कि अपना परिचय दें, तो शायद उन्होंने बताया नहीं था कौन है। जी जी, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, जिन लोगों के पहले मेरे को परिचय नहीं मिल पाए। श्वेता जी वैसे मुझसे बात कर चुकी हैं, लेकिन इनका नंबर नहीं है मेरे पास, कंफर्म की ये श्वेता जी का नंबर है, तो वो एक जी बार जी कॉल कर लें जी एडमिशन जी। के लिए। बाकी आप और कोई नया दिख रहा है तो आप देखिए सर। नहीं, भावना मैडम जय गणपति की, वो तो हमारी साथी हैं। नमस्ते मैडम। चारू चारू चतुर्वेदी वही है क्या? चारू कौन है? ये नहीं, भाई साहब मैं हूँ। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा रिटर्न बैक किया है। हाँ भाई साहब, जय गणपति। जय गणपति, मैं समझ गया था, आपकी आवाज से और समझ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात ठीक है। है। राकेश जी शायद हमारे पुराने हैं, राकेश जी अग्रवाल जी। हाँ सर, यस सर, यस सर, अरे यस वाह, सर। राकेश जी वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा। शोभा साहू जी तो हैं ही, जानते हैं, वो तो अपने स्टूडेंट ही हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज नाड़ी के बारे में मैं एक मिनट जरा अपना शेयर ओपन कर लूं, फिर, क्योंकि जब तक चीज सामने नहीं दिखे तब तक अच्छी नहीं लगती। एक सर हैं तोमर सर, नीरज जी के फादर हैं, वो भी उन्होंने एडमिशन लिया है, वो फर्स्ट टाइम आए, उनसे जरूर इंट्रोडक्शन चाहूंगी मैं, और वो अच्छा कैमरा खोल अच्छा के अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अच्छा, एक मिनट, शायद मैं नाम नहीं देख पाया, एक सेकंड। BS तोमर जी है ना? जी जी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर। मैं मेरा नाम भूपेश सिंह तोमर है। जी जी और नीरज नीरज जो है मेरा बड़ा बेटा है। और मैं जो है गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हो गया हूँ। जी और सर, इस वक्त मेरी एज 69 है। बहुत बढ़िया। किस डिपार्टमेंट में थे सर आप? कैमरा कैमरा खुला मैं है, रेवेन्यू दिख नहीं। डिपार्टमेंट में था। रेवेन्यू में? हाँ, ये अलाउ नहीं कर रहा मेरे को कैमरा। मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मगर खुल नहीं रहा वो। अच्छा, कोई बात। इसको चलिए देखता हूँ मैं। बाकी शायद कंचन शर्मा जी शायद जो नहीं। परसों भी थी, आज शायद वही है। हाँ जी सर, गुरु पूर्णिमा पे भी मिली थी हाँ ये हाँ अपने हाँ पहले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गणपति जी गुरु जी। जय मैं गणपति जी। आज आई हूँ, मैंने कहा मैं देखती हूँ क्या मैं भी शायद आ जाऊं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत गुरु जी, सुंदर। अभी मैंने ना तीन तीन कोर्सेज में लिया है। आरती मैम ने तो मुझे बोला है कि मैं कर पाऊंगी। अरे बिल्कुल, ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी में, पामिस्ट्री में मैंने लिया है। तो कोशिश है कि मैं कुछ कर लूं अच्छा आगे लाइफ में। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छे, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। जी बिल्कुल, ना, आशीर्वाद बिना चाहिए आप कोशिश, लोगों का। नहीं, बिना कोशिश करे तो कुछ नहीं होता। जी। चलिए, मैं बस एक सेकंड उसको ओपन कर रहा हूँ। सर का आपका कैमरा खुल गया। हाँ, खुल खुल गया है, गया। तोमर साहब के दर्शन दिख रहे हैं। चलिए, एक सेकंड। चलिए माइक अब ऑफ कर दीजिए सभी लोग अपने, चलिए सबके अब माइक ऑफ रहे। गणेश वंदना तो आपने कर ली थी, मैं शायद सुन रहा था। जी आरती जी है ना? जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज तो उनका दिन भी है, और करना भी चाहिए, चाहे दिन हो चाहे नहीं हो। जब तक हमको अपने इष्ट का ये आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। ये तो हमारी छोटी सी क्लास है, कोई भी काम नहीं कर सकते, पत्ता नहीं हिलता। चलिए, स्क्रीन शो शो हो रही है ना?
नहीं हो रही है। अभी जी नहीं हो सर, रही? पहले हो रही थी, अब प्लेन आ रही है। स्क्रीन तो आ रही है लेकिन प्लेन आ रही है। 1 मिनट में कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नाड़ी का मतलब समझते हैं। देखिए, कई लोग क्या होता है, जब पहली बार मैं भी समझा था जब मैं पढ़ने गया, और जब लोगों से बात की तो नाड़ी का कई लोग क्या समझते थे कि जैसे ये नाड़ी होती है जो वैद्य लोग देखते हैं, तो कई लोगों के दिमाग में, या जो पूछने वाले भी होते हैं उनके दिमाग में आता है कि हो सकता है ये इस तरह की नाड़ी देखकर और कुछ प्रिडिक्शन करते होंगे। तो नाड़ी का मतलब उनके दिमाग में आता है, क्या ये वो नाड़ी है जिस नाड़ी के आधार पर नाड़ी पकड़कर कुछ प्रिडिक्शन किए जाएं? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाड़ी क्या है, नाड़ी साउथ में जिस तरह से हम संहिता बोलते हैं, आपने उत्तर भारत में या नॉर्थ में जब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको हम संहिता बोलते हैं, उन ग्रंथों को वहां पर एक तरह से नाड़ी बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, केवल एक नाम दिया हुआ है ग्रंथों का नाड़ी के नाम से। तो नाड़ी एक बहुत वृहत, मतलब अलग से कहना चाहिए टॉपिक है। और नाड़ी एक प्रकार की भी नाड़ी नहीं है, नाड़ी जाने कितने प्रकार की हैं। अगर देखा जाए तो गुरु नाड़ी के नाम से है, शुक्र नाड़ी है ना, मार्कंडे नाड़ी है, नंदी नाड़ी है, कुमार नाड़ी है, बुद्ध नाड़ी है, सरस्वती नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है और सत्य नाड़ी है। मतलब जिस जिस ऋषियों ने अपने अपने स्तर से उस नाड़ी को डिफाइन किया, नाड़ी ग्रंथ अलग से बना, मतलब वो किया, वो उसका नाम उन्होंने नाड़ी दे दिया। तो नाड़ी कोई एक अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, इसका बेसिक जो है वैदिक से ही है। वैदिक जो लोग आप में से कर चुके हैं या जो कर रहे हैं, तो जो वैदिक कुंडली में जो चीज हम पढ़ेंगे, तो वैदिक कुंडली का ही बेस इसमें है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से टॉपिक है। हाँ, कुछ जो है टेक्निक्स और कुछ बताने का तरीका, वो जरूर इसमें डिफरेंट है। तो नाड़ी के लिए, नाड़ी की जब बात आती है, सबसे पहले स्क्रीन आई क्या अब? नहीं गुरुजी, नहीं अभी आई तक सर। नहीं दिख रही। नहीं देखी? 1 मिनट। नहीं सर, अब आ गई, चली गई। 1 सेकंड देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब आ रही है? सर प्लेन आ रही है, उस पर कुछ आ नहीं रहा। लोड हो रही है सर शायद। हाँ, अब आ रही है।
नहीं सर। नहीं। अभी नहीं आई, नहीं दिखी? नहीं सर। नहीं है। क्या बात है, 1 मिनट। मुझे दिख रही है कि ये दिख वहां पहुंच रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रही, क्या बात? सर स्क्रीन ना प्लेन आ रही है, बिल्कुल वाइट। हाँ, 1 सेकंड। किशोर भाई साहब ले रहे हैं क्लास। अच्छा। अब आई क्या? सर, नहीं सर। नहीं आई? नहीं सर, अभी नहीं आई। अरे क्या हो रहा है आज? दो मिनट वेट करना, मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। है
हेलो, जी सर। अब दिख रहा है? देखना अभी तो नहीं आई सर। क्या हो गया है आज। नेट वीक होगा सर, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, नेट वीक नहीं है, अभी भी नहीं आया। नहीं। एक सेकंड रुको, मुझे कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई आज लग रहा है। एक सेकंड। आ गई सर, आ गई। अब आ गई शायद। हाँ, आ गई। चलिए, देखिए, सबसे पहले नाड़ी की बात आ रही थी, मैं नाड़ी के प्रकार बता रहा था। तो जब नाड़ी की जब इस कोर्स में हम जब पढ़ेंगे नाड़ी के बारे में, तो नाड़ी में सबसे पहले जिस तरह से वैदिक कुंडली का आधार, जब हम चंद्रमा को लेके आगे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब नाड़ी की बात आती है तो नाड़ी का अगर इतिहास की बात करें तो ये ऐसे शुरू में जो गुरु परंपरा थी, है ना, एक 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 जो है कोई भी ज्ञान एक गुरु के माध्यम से किसी दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। तो जो सप्त ऋषि थे, जैसे अत्रि, अगस्त, जैमिनी, सांगीनाथ, नारद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन सबके अपने अपने नाड़ी ग्रंथ हैं सभी के। जैसे मैं अभी नाम बता रहा था, तो इन्हीं सभी ऋषियों के अपने नाड़ी ग्रंथ उपलब्ध हैं। संस्कृत में ध्रुवा नाड़ी की एक प्रति प्राच्य पांडुलिपि पुस्तकालय मद्रास चेन्नई में हम उपलब्ध है। ये प्रतिलिपि वहां पर है। इसमें लगभग जो है 2,75,000 श्लोक हैं। उत्तर भारत में नाड़ी को संहिता या होशापुर के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम इसको संहिता बोलते हैं। पंजाब में होशियारपुर में विदु संहिता की मूल पांडुलिपि उपलब्ध है। जो थोड़ा सा इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि नाड़ी क्या है। स्विट्जरलैंड के जो मार्टिन जॉर्ज थे, उन्होंने गणपति नाड़ी पर शोध किया था और कई दिलचस्प जो है रहस्य सामने लाए। भारत में जो इसके विशेषज्ञ रहे हैं उसमें श्री आरजी राव, दिनेश चंद्र गांधी, शंकर अड़ावल, के बी गोपाल कृष्ण, डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री, इन सबने अपने अपने आसान तरीकों से नाड़ी के रूप में इसमें अपना योगदान दिया है। तो नाड़ी दो प्रकार की कही गई है, एक जीव नाड़ी और एक अजीव नाड़ी। तो जीव नाड़ी क्या है? जीव नाड़ी का मतलब है, जैसे जीव हम बोलते हैं कि जीव जो पुराने दिनों के जो ऋषि होते थे, सिद्ध पुरुष, वो ध्यान के अभ्यास में रहते थे ज्यादातर, और अपनी ध्यान और साधना से अपनी सिद्धियां प्राप्त करते थे, और उन सिद्धियों से, अपनी ध्यान की शक्ति से किसी भी जातक को या किसी भी व्यक्ति को देख कर ही बता देते थे। मतलब जो सिद्धियां उनके पास आती थी, उनको अपनी सिद्धि के आधार पर वे किसी भी जातक के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, भूत के बारे में और उपचार के बारे में सारी चीजें बता देते थे। ये सारी चीजें उन्होंने अपने छात्रों को, अपने शिष्यों को बताया, इसके बारे में पढ़ाया, और ये सारी चीजें ताड़ के पत्तों पर लिखी गई, और अगली पीढ़ी अपने गुरुओं के आशीर्वाद से इसे पढ़ने में सक्षम हुई। अब कह सकते हैं कि ये कई चीजें आज के समय में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई अभी भी ये इन्हीं पत्रों पर मद्रास वगैरह में, चेन्नई में
लाइब्रेरी में ये ग्रंथों के या ताड़ के पत्तों में संकलित है। तो ये नाड़ी जीव नाड़ी कहलाती है। और दूसरी जो है अजीव नाड़ी, जो वर्तमान में प्रचलन में है, ये अजीव नाड़ी के आधार पर जन्म कुंडली का निर्माण जन्म विवरण के आधार पर किया जाता है, जैसा हम वैदिक कुंडली में करते हैं। और इसका विश्लेषण ग्रह गोचर के ग्रहों और दशा भुक्ति आदि के आधार पर, और मुख्य रूप से जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु और ग्रहों के प्रोग्रेशन के रूप में, फलित के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दो नाड़ियां बताई गई हैं, एक जीव और एक अजीव। नाड़ी में अंकों का बहुत ज्यादा महत्व है। जब शुरुआत में हम जब टॉपिक करेंगे तो आपके सिलेबस में भी 9 अंकों का जादू बताया गया है, मैजिक ऑफ द 9 नंबर्स। तो ये 9 अंकों का क्या महत्व है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें 1 को ब्रह्मा और 9 को ब्रह्मा की छाया के रूप में लेते हैं। तो किस तरह से इसका नाड़ी में उपयोग है, कहाँ पर किस सिस्टम में है, कौन कौन सी राशियां, जैसे आपके सामने चार्ट दिख रहा है, मंगल की जो स्वामित्व की राशियां हैं, जैसे मेष और वृश्चिक, जिसको हम 1 और 8 से लेते हैं। तो अगर यहाँ पर नाड़ी और 9 अंक का देखिए कॉम्बिनेशन की 1 + 8 = 9। ऐसे ही शुक्र की अगर दो राशियां लें 2 + 7 तो इसका भी 9 आएगा। बुध की राशियां लें 3 और 6 तो इसका भी टोटल 9 आएगा। बृहस्पति, इसकी भी राशियां अगर हम लें 9 और 12 तो ये टोटल 21 होगा। राशियां चूंकि 12 होती हैं तो अगर हम इसको 21 में से माइनस कर देंगे तो भी 9 आएगा। शनि लेंगे 10 और 11, इसका भी टोटल 21 में से यहाँ 12 माइनस कर देंगे तो 9 आएगा। और सूर्य चंद्रमा 4 और 5 तो 9 आएगा। यानी कि यहाँ पर 9 का महत्व जो बताया है, इन राशियों के जो नंबर हैं, राशियों के जो अंक हैं, उनका संबंध 9 से किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो 9 की जो व्याख्या है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। अब नाड़ी में क्या क्या चीजें और विशेष हैं। सबसे पहले नाड़ी है क्या। देखिए, नाड़ी में मैंने जैसा बताया, इसमें सबसे पहले जो हम लेते हैं वो लेते हैं त्रिकोण। आप में से कोई त्रिकोण जानता है? जी गुरुजी। क्या होता है? पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। हाँ, 159 बिल्कुल सही। यहाँ पर नाड़ी में पूरी कैलकुलेशन 159 पर ही चलती है। दूसरी बात, राशियां जैसे हम वैदिक कुंडली में हम सबसे ज्यादा महत्व किस पर देते हैं? राशि तो है ही, राशि यहाँ पर भी है, ग्रह यहाँ पर है, ग्रह वहां पर भी है, लेकिन वहां पर हम भाव को महत्व देते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, कि हम भाव की बात करते हैं। भाव मतलब जैसे पहला भाव क्या क्या चीजें रखता है, कौन कौन से कारक हैं उसके। दूसरा भाव किस भाव का कारक है, उसका भाव का कौन कारक है, तो हम वहां पर भाव को पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से राशियों को पकड़ा जाता है। साइन है, साइन को पकड़ते हैं, साइन के आधार पर, राशि के आधार पर पूरी कैलकुलेशन होती है। भाव को इतना महत्व नहीं दिया जाता। दूसरी बात, यहाँ पर जितने प्लेनेट हैं वो सब जो है अपने अपने रोल अदा करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर वैदिक कुंडली से किसी का हमको व्यापार देखना है, किसी की नौकरी देखना है, तो हम क्या करते हैं? हम उसके दशम भाव पर जाते हैं। दशम भाव में बैठे हुए ग्रह या दशमेश जो है नवांश में कहाँ पर गया, उसकी क्या पोजीशन है, इस तरह से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि हाँ, इसकी वृत्ति क्या हो, किस तरह की व्यापार करेगा या किस तरह की नौकरी इसको मिलेगी। यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरह से कहना चाहिए
व्यापार का या नौकरी का पूरा कार्य एक प्रमुख ग्रह शनि को दे दिया गया है, क्योंकि शनि क्या है, कर्म कारक है। कोई भी काम हम करेंगे तो वो कर्म होगा, तो यहाँ शनि को उन्होंने कर्म कारक मानते हुए शनि से आधार पर पूरी कैलकुलेशन करते हुए आगे बताते हैं कि इस व्यक्ति को किस तरह का जॉब मिलेगा, किस तरह की लाइन मिलेगी, वो शनि के आधार पर कैलकुलेशन से होती है। 159 से करते हुए जब हम पढ़ेंगे किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, इसके 212 में कौन कौन से ग्रह हैं और जो अपनी डायरेक्शन है उन डायरेक्शन में कौन से ग्रह हैं, जैसे आपके सामने चार्ट दिख रहा है। कुछ तो सबसे बड़ी बात है कि ये चार्ट है, ये चार्ट आपका साउथ इंडियन स्टाइल है। हम जब नाड़ी का क्लास पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वैदिक कुंडली के चार्ट हैं उसके साथ साथ जो साउथ इंडियन चार्ट है उसकी भी स्टाइल हमको सीखना पड़ेगी। थोड़ा सा डिफरेंट है वो, जैसा आपके सामने दिख रहा है इस चार्ट के अनुसार। तो जब हम करेंगे तब मैं सिखा दूंगा कि ये चार्ट कैसे बनता है। तो इस चार्ट में और डायरेक्शन के आधार पर हम इसके प्रोफेशन, किसी के जातक के प्रोफेशन वगैरह के बारे में जान सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख ग्रह है, सबसे प्रमुख प्लेनेट है नाड़ी में, दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पर जीवा कहलाता है। जीवा का मतलब ही कौन है? जीव। जीव का मतलब कौन है? जातक, जो जन्म ले रहा है। तो यहाँ बृहस्पति सबसे ज्यादा प्रमुख है। बृहस्पति जीवा है, तो कोई भी किसी प्रकार की अगर कुंडली में कोई चीज हमें जातक के बारे में देखना है तो हम बृहस्पति को मुख्य केंद्र मानकर, बृहस्पति प्लेनेट को मुख्य केंद्र मानकर आगे की कैलकुलेशन करते हैं और उसके आधार पर देख लेते हैं। अब जैसे किसी का हमको विवाह के बारे में देखना है, क्योंकि ये सब चीजें मैं इसलिए थोड़ी थोड़ी डिफरेंट बता रहा हूँ कि जो चीजें हम वैदिक कुंडली में पढ़ते हैं, वैदिक कुंडली में अगर विवाह की बात करें तो आप में से कई जानकारी भी होंगे, तो हम क्या देखेंगे अगर किसी के विवाह के बारे में देखना चाहते हैं तो हम क्या क्या देखेंगे? 7th house, जी 7 गुरुजी। lord, नवमांश। हाँ, 7th हाउस, 7th लॉर्ड और नवांश, ये तीन चीजें हम देख के उसके विवाह के संबंध में, विवाह के बारे में क्या संभावनाएं बनती हैं, होगा तो कैसा होगा, ये सब जान सकते हैं। यहाँ क्या डिफरेंट है कि अगर किसी वर की कुंडली है, किसी लड़के की कुंडली है, एक तो यहाँ पर अगर किसी लड़के की कुंडली है और उसके शादी के संबंध में देखना है तो हम मंगल से देखते हैं, ओ सॉरी शुक्र से देखेंगे। शुक्र को पूरा मुख्य ग्रह मानते हुए फिर उसकी डायरेक्शन और 159 से हम देखेंगे। और किसी अगर लड़की की कुंडली है तो मंगल से देखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के और बहुत प्रिडिक्शन निकालने के तरीके बड़े डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। मैं किसी एक पद्धति की ना तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना उसकी कहना चाहिए कमी बता रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जिस टूल पर आपकी मास्टरी हो, तो जो टूल उसमें जो यूज करने के या कैलकुलेशन करने के तरीके हैं खासतौर पर प्लेनेट को पकड़कर, तो वो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है। अब इसके अलावा जैसे हाउस ऑफ प्रोफेशन मैंने बताया, जैसे हाउस ऑफ हस्बैंड बताया, जैसे मान के चलिए सामने कुंडली दिख रही है तो इसमें अगर हम प्रोफेशन की बात करेंगे तो सैटर्न को, जैसे मैंने बताया प्रोफेशन में सैटर्न को लेंगे। सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन।
तो उसके आधार पर इसकी कॉम्बिनेशन सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 159 या सेकंड 2 और 12 जो आगे और पीछे के जो ग्रह हैं उनके बारे में वो सबसे पहले हम पकड़ते हैं। हाउस ऑफ हस्बैंड में मार्स इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, है ना। द प्रेडिक्शन इज टोल्ड फ्रॉम द प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हमने मार्स को पकड़ा। हाउस ऑफ वाइफ में वीनस इज द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस। हाउस ऑफ प्रोफेशन में सैटर्न। तो ये सब टेक्निक केवल ग्रह को पकड़ने के बाद ही अलग से पता पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें त्रिकोण का महत्व है। त्रिकोण लेने के बाद इसमें डायरेक्शंस का महत्व है। डायरेक्शन, और क्योंकि जैसे आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, तो ये कुंडली का जो डायरेक्शन की नॉर्थ, जैसे मान लीजिए यहाँ से सबसे पहले अगर मैं इस चार्ट का थोड़ा सा आपको बता दूं, ये 12 नंबर से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ आपको जो मून और वीनस दिख रहे हैं, ये 12 नंबर राशि है, 12 से स्टार्ट है। इसके बाद ये 1 नंबर से स्टार्ट है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 12 तक गया है। इसमें मेष से स्टार्ट है ईस्ट, जो हम पहले भी पढ़ा हुआ है राशियां। तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, फिर ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। इस तरह के करने के बाद हम एक जो है यहाँ पर रफली चार्ट बनाते हैं, जैसे साइड में दिख रहा है। और इस चार्ट में यहाँ पर डायरेक्शन में बैठे हुए जो जो ग्रह हैं, जैसे नॉर्थ में यहाँ पर देखिए, नॉर्थ का हम अगर पकड़ते हैं तो मून, वीनस और केतु। देखिए यहाँ पर नॉर्थ में केतु, और यहाँ नॉर्थ खाली है। तो नॉर्थ में मून, वीनस और केतु है। ईस्ट में यहाँ पर सन और मरकरी है, और साउथ में यहाँ पर मार्स, जुपिटर, सैटर्न और राहु है। ये सबसे पहले मार्किंग की जाती है इस तरह से। अब इसके आधार पर कई चीजों का, कई बातों का, कुंडली की कई चीजों का सॉल्यूशन इसी डायरेक्शन से पता पड़ जाता है कि एक ही डायरेक्शन में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के डायरेक्शन के विपरीत बैठे हुए ग्रह एक दूसरे से विपरीत रहेंगे। और जब फिर 159 और एक साथ बैठे हुए ग्रह क्या रिजल्ट देंगे, उससे तुरंत आंसर निकल के आता है। तो यहाँ पर राशि का, डायरेक्शन का, 159 का सबसे बड़ा महत्व है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आती है इसमें नक्षत्र की। जितना नक्षत्र का उपयोग नाड़ी में है, उतना, जैसे आपने केपी में भी सुना होगा, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी नक्षत्र और नक्षत्र के बाद उसका उपनक्षत्र और उसका फिर उप नक्षत्र तक हम जाते हैं। और उसके आधार पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी ग्रह किसके नवांश में गया, बात अलग है। नवांश में वो किसके नक्षत्र में है, उसका सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, वहां तक की उसकी कैलकुलेशन करते हुए कैरेक्टरिस्टिक से हम उस व्यक्ति के बारे में, या प्रोफेशन, मान लीजिए प्रोफेशन के बारे में देख रहे हैं, तो हम उसके सब लॉर्ड तक जाएंगे। और ये केवल बेसिक चीजें हैं। उसके बाद इसमें जो कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको बताना बहुत आवश्यक है। जो हमारे जो सिलेबस है इसमें आईकास का, उस सिलेबस में कौन कौन से कंसेप्ट हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। और सब जितने कंसेप्ट हैं सारे डिफरेंट हैं और बहुत यूजफुल हैं। जैसे एक कंसेप्ट है जीवा शरीरा, मैं इसको एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, दिखाई दे रही है। जीवा शरीर एक इतना सुंदर कंसेप्ट है कि आप किसी की कुंडली में से उसका जीवा शरीर निकाल लीजिए, और जीवा शरीर निकालकर आप उसकी पूरी होल लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जीवा यहाँ पर सोल कहलाती है, आत्मा, और शरीर क्या है, बॉडी। तो नाड़ी में क्या है, स्पेशली मीन नाड़ी का है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कई प्रकार की नाड़ी है। मीन नाड़ी में जो कंसेप्ट दिया है, हमारे यहाँ के सिलेबस में जितनी भी नाड़ियां हैं उनके कुछ ना कुछ कंसेप्ट लिए गए हैं। मतलब हमारे आईकास का जो सिलेबस है वो मिक्स करके बनाया गया है। आपने एक भृगुनंदन नाड़ी के बारे में बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे भी सुना होगा, वो भी एक इसका पार्ट है। तो हर नाड़ी का कुछ ना कुछ कंसेप्ट हमारे यहाँ के सिलेबस में
लिया गया है। तो आप देखिए कि नाड़ी में अगर जैसे बात करते हैं जीवा शरीरा की, मीन नाड़ी के अंतर्गत है। फॉर एवरी हाउस एंड कारक प्लेनेट द जीवा एंड शरीरा शुड बी वर्कआउट। किसी भी प्रत्येक हाउस का हम कारक प्लेनेट के आधार पर जीवा शरीरा निकालते हैं। फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन द जीवा एंड शरीरा ऑफ एवरी हाउस प्ले ए वाइटर रोल एंड हेंस दे हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज एन एडिशनल फैक्टर। तो प्रत्येक घर का, प्रत्येक हाउस का कारक ग्रह का जीवा शरीर निकाल लेते हैं, और जीवा शरीर निकालने के बाद फिर उसका जो है दशा सिस्टम में इंप्लीमेंट करके उसके रिजल्ट निकालते हैं। कुछ फंडामेंटल है जब हम पढ़ेंगे कि जैसे जीवा कैसे निकालते हैं। लॉर्ड ऑफ द नक्षत्र इन विच द हाउस लॉर्ड इज पोजिटेड। जो हाउस लॉर्ड मतलब उस हाउस का स्वामी जहां पर बैठा है, उसका नक्षत्र किसके नक्षत्र में गया है, वो जो है जीवा कहलाता है। ठीक है। उसके कुछ रूल्स हैं अलग अलग कि अगर वो अपने नक्षत्र में है तो क्या होगा, दूसरे के नक्षत्र में क्या होगा। ये थोड़े रूल्स हैं जो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। फिर शरीरा कौन है, और इन दोनों को करने के बाद मैंने अपनी क्लास में ही, पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करके एक उदाहरण के साथ इसको किया था, और वास्तव में 2-3 कुंडलियों में बहुत ही गजब का इसका रिजल्ट आया था। तो जीवा शरीरा बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने। इसके बाद इसका एक कंसेप्ट और है, और वो है हमारा नाड़ी प्रोग्रेशन। हर ग्रह का यहाँ पर प्रोग्रेशन सिखाया जाता है। यानी कि प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ग्रह, मान लीजिए जुपिटर है, और जुपिटर अपने पर्याय में प्रोग्रेशन में कहाँ कहाँ जाएगा, जितनी उसकी दशा पीरियड है उस पीरियड में वो किस किस भाव पर पहुंचेगा और उसके क्या रिजल्ट देगा, वो प्रोग्रेशन से निकलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो प्रोग्रेशन ऑफ द खास तौर पर स्लो मूविंग प्लेनेट, जितने भी हमारे धीमे चलने वाले ग्रह हैं, जैसे जुपिटर हुआ, शनि हुआ, इनके प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा कारगर हैं। क्यों? क्योंकि तेज चलने वाले का प्रोग्रेशन निकालोगे तो चंद्रमा का तो 2.5 दिन में ही चेंज हो जाएगा। तो धीमे चलने वाले ग्रहों का प्रोग्रेशन निकाला जाता है, खासतौर पर जैसे जुपिटर है, शनि है, और बाकी का भी हम निकालते हैं। तो इसमें खास तौर पर जुपिटर शनि का तो हम करेंगे ही प्रोग्रेशन। किस तरह से प्रोग्रेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी इसके प्रोग्रेशन है उनको हम पर्याय बोलते हैं। हर राउंड जो है एक पर्याय कहलाता है। जैसे सबसे पहला राउंड जुपिटर का क्या कहलाता है? द फर्स्ट राउंड इज ऑलवेज असाइंड टू द साइन वेयर जुपिटर इज प्लेस्ड एट बर्थ। बर्थ के समय पे किसी भी जातक के जन्म के समय पर जुपिटर जिस जगह पर स्थित होता है वो उसका फर्स्ट राउंड होता है। फिर उसकी डिग्री के आधार पर, बर्थ चार्ट में जो डिग्री है उसके आधार पर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो डिग्री के आधार पर फिर निकाल लेते हैं कि ये इस वाले हाउस में कब तक रहेगा, फिर सेकंड प्रोग्रेशन में सेकंड हाउस में कहाँ जाएगा। और जब वो हम वर्तमान पोजीशन लेते हैं, जैसे मैं आज के समय में किसी की कुंडली के प्रोग्रेशन निकालूंगा, तो आज के समय में जुपिटर जिस जगह पर होगा वो उस हाउस के रिजल्ट 100% देगा। आप उसके प्रोग्रेशन से किसी के बारे में कह सकते हैं कि आपके साथ इस समय ये वह सारी स्थितियां गुजर रही हैं और ये इतने दिन तक रहेंगी। तो प्रोग्रेशन पूरा एक्यूरेट बता देगा कि किस हाउस में किस तरह का कार्य चल रहा है। जो वो ग्रह अपने आधार पर, अपने नेचुरल कारक के आधार पर अपने काम करेगा। तो जुपिटर का प्रोग्रेशन, सैटर्न का प्रोग्रेशन, कई उदाहरण हैं, कई टेक्निक हैं। मून का प्रोग्रेशन, तो मून किस तरह से अपने प्रोग्रेशन से काम करता है और दोनों के इकट्ठे प्रोग्रेशन से क्या रिजल्ट आता है। तो दूसरी टेक्निक इसमें प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक पद्धति है इसमें भृगु बिंदु की।
मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी टेक्निक्स हैं, कि आप जितनी टेक्निक पढ़ोगे और हर टेक्निक से, प्रत्येक टेक्निक अलग है, हर टेक्निक से आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। जो टेक्निक आपको अच्छी लगे, एक भृगु बिंदी की बहुत अच्छी टेक्निक है जो इसमें हम लेते हैं। भृगु बिंदु क्या है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जो इमेजिनरी मिड पॉइंट होते हैं राहु केतु के, राहु और मून एक्सिस में जो इमेजिनरी काल्पनिक पॉइंट होते हैं, जिसे हम बड़े सेंसिटिव पॉइंट बोलते हैं, तो कोई भी प्लेनेट जो बेनिफिक या मेलेफिक होगा, जिसमें राहु केतु को भी लेते हैं, वो अपने जो रिजल्ट देता है अच्छे या खराब, उसके उस समय जन्म के समय पर जातक के, या जिस समय हम कुंडली देख रहे हैं उस समय उसके कितने भृगु बिंदु हैं, उसकी एक टेक्निक है, लॉन्गिट्यूड के आधार पर निकाले जाते हैं। और जब भृगु बिंदु की टेक्निक के आधार पर भृगु निकल आता है, तो उस पॉइंट में उस भृगु बिंदु कहाँ पर गुजर रहा था, वो क्या रिजल्ट देगा। जैसे एक उदाहरण है, एक सामने आपको कुंडली दिख रही है, इंदिरा गांधी के एग्जाम्पल चार्ट लिया गया है। जैसे इसमें मून और राहु के आधार पर भृगु बिंदी निकाले हैं। अब इसमें भृगु बिंदी की जो पोजीशन है, 31/10/1984 को 9:09 पर, जिस समय इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, तो उस समय के भृगु बिंदु में कॉम्बिनेशन ऑफ द सैटर्न एंड मार्स गिव रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ द यमा योगा विच कॉजेस एवेक मार्स 2448 डिग्री पर, सैटर्न 24:06 डिग्री पर। और उस समय के भृगु बिंदु देखिए इस कुंडली में, ये यहाँ पर 6वें घर पर 6th हाउस में बृहस्पति की राशि में भृगु बिंदु निकल के आया था। और इसका जो रिजल्ट निकला था 31/10/84 को, तो भृगु बिंदु जिस घर में आएगा, जहां पर जिस हाउस से रिलेशन रहेगा, उस हाउस के रिजल्ट देगा। तो जिस समय किसी भी व्यक्ति की अगर कोई घटना के बारे में हमको जानकारी देखना है, तो उस समय का भृगु बिंदु निकालकर हम उसकी घटना के बारे में जानकारी देख सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी टेक्निक भृगु बिंदु की। फिर इसमें आता है, सबसे प्रमुख है नाड़ी में, वो है कर्म सिद्धांत। आपने ग्रामीण वन में कर्म सिद्धांत के बारे में सुना होगा। और यहाँ पर चूंकि शनि और बृहस्पति दो प्रमुख ग्रहों को लिया गया है, तो दो प्रमुख ग्रह जो आपके शनि को, जैसे मैंने बताया कि कर्म के कारक के ग्रह के रूप में, और बृहस्पति जीवा, और शनि जो कि प्रमुख कर्मदाता है। तो यहाँ कर्म सिद्धांत का बेसिक एक नाड़ी के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम को देखना है, किस तरह से आगामी कर्म, क्रियामान कर्म क्या होते हैं, रीबर्थ क्या होता है ना, दृढ़ कर्म क्या होते हैं, ये सारे। और इसमें जीवा का रोल क्या है, जीवा किस तरह से रोल निभाता है, कौन कौन सा प्लेनेट कौन कौन से कर्म में क्या रोल निभाता है, कौन से हाउस में क्या इफेक्ट देता है, प्रारब्ध कर्म में कौन से ग्रह किन किन हाउस में कौन कौन से कर्मों के आधार पर अपने रिजल्ट देते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट रूप में इसमें हम पढ़ेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में। इसके अलावा जब बात आती है टाइम की, देखिए कोई भी कहना चाहिए ग्रंथ हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, जब प्रेडिक्शन बताते हैं, जब प्रेडिक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो फिर टाइम भी पूछा जाता है कि ये घटना कब घटेगी। तो इसमें यहाँ पर 2-3 तरह के पैटर्न्स हैं दशा निकालने के, और बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब जो हमने जितनी भी दशाएं पढ़ी हैं आपने, विंशोत्तरी वगैरह, बेसिक वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उनमें से प्रमुख है भृगुपड़ा दशा। तो भृगुपड़ा दशा विंशोत्तरी के आधार को बनाते हुए ही हम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी टेक्निकल डिफरेंट है। भृगुपड़ा दशा क्या है, इसमें जो आपने आरूढ़ लग्न, जेमिनी में एक आरूढ़ लग्न होती है, आरूढ़ लग्न के बारे में आपने सुना होगा। तो यहाँ पर आरूढ़ लग्न का उपयोग करते हुए भृगुपड़ा
दशा को हम सीखेंगे, भृगुपड़ा दशा किस तरह से निकालते हैं, और इससे टाइमिंग ऑफ इवेंट पूरा पता पड़ता है कि किस समय पर जो मेन कारक प्लेनेट निकल के आ रहा है उसकी उस समय की भृगुपड़ा दशा किस तरह से निकल के आएगी, किस तरह से इनके रूल्स हैं। देखिए आपके सामने मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ नोट्स अपने, इसमें जो रूल्स हैं इसके भृगुपड़ा दशा के प्रिडिक्शन के, तो देखिए यहाँ पर 1, 14, 21 और 23 टिक्टिम्स हैं। आप कोई भी टिक्टिम ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं लगेगा, तो आप उन टिक्टिम को किसी भी टिक्टिम को लगा के देखेंगे तो इसमें रिजल्ट दिया हुआ है कि वो किस तरह का रिजल्ट वहां पर आपको देगा। तो भृगुपड़ा दशा प्रोग्रेस चार्ट के आधार पर, इनके प्रोडक्शन के आधार पर नाड़ी में वो हमारे सिलेबस में भी है और नाड़ी के ग्रंथ भी दी हुई है जो टेक्निक। इसके अलावा नाड़ी का ट्रांजिट डिफरेंट है कि नाड़ी जैसा हम ट्रांजिट समझते हैं गोचर, तो नाड़ी में गोचर किस तरह से काम करता है बेसिक वही है, थोड़ा सा चेंज है। नाड़ी में नाड़ी के जो पैरामीटर हैं वो प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना। मित्रता शत्रुता थोड़ी डिफरेंट है कैरेक्टर्स की, और बाकी चीजें बेसिक वही हैं जो हम वैदिक में पढ़ते हैं। तो एक त्रिदशा बहुत अच्छी पद्धति है, मैं इसको थोड़ा सा और आपको बता दूं। जिस तरह से मैंने अभी भृगुपड़ा का बताया, एक त्रिदशा सिस्टम हो रहे, 2 सिस्टम है, एक भृगुपड़ा और एक त्रिदशा। आपको जो यूज करना है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें त्रिदशा में त्रिदशा प्रिंसिपल है, ये बेसिक काम करता है जो आपने सुना होगा तारा, है ना। जो तारे होते हैं जन्म तारे, संपत विपत क्षेम प्रतरी, उस तारा के आधार पर त्रिदिशा सिस्टम चलता है। तो तारा वैसे भी बड़ी सूक्ष्म प्रणाली है, नक्षत्र पर आधारित है, और प्रिडिक्शन में ही सबसे बढ़िया तारा काम करता है। उसी तारा का इस त्रिदशा प्रिंसिपल में यूज किया जाता है। तो तारा पद्धति के द्वारा त्रिदशा सिस्टम किस तरह से नाड़ी में होता है ये हम पढ़ेंगे, नाड़ी के डिफरेंट पैरामीटर पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो हमारा सिलेबस है वो काफी हद तक नाड़ी का एक, मैंने कहा ना कि नाड़ी के जितने भी ग्रंथ हैं, आप तो केवल, कई लोग कहते हैं ना कि अरे आप तो आजकल BNN पढ़े, हम तो केवल वो क्योंकि वो यूट्यूब पर जो हमारा मीडिया, सोशल मीडिया वो जो करता है वो हमें बड़ा पसंद आता है। तो यूट्यूब पर देख लिया वो BNN पता पड़ा दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ नाड़ी। तो नाड़ी तो बहुत विशाल है, और विशाल का एक पार्ट जो छोटे छोटे उसके स्पेशल पार्ट हैं, स्पेशल जो कहना चाहिए अलग अलग भाग है, वो हमारे सिलेबस में समाहित हैं। वो सारे पार्ट आपको इसमें सिलेबस में मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कहना चाहिए प्रिडिक्शन के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक बार इसको जब प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। जब जब पढ़ते हैं, जब यूज़ करते हैं, तभी चीज़ की विशेषता पता पड़ती है। तो ये नाड़ी क्या है, नाड़ी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी डिटेल तो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तब आपको पता पड़ेगी। कोई डाउट हो, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर मैं संजय बिंदल बोल रहा था। जी। मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे अभी मैंने तो प्रवीण 1 में लिया है, अब प्रवीण 1 के कॉन्सेप्ट ही मेरे को क्लियर नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस एरिया में वेंचर कर रहा हूँ। तो अभी नाड़ी लेना तो या कोई और लेना तो फिर उपयुक्त नहीं होगा, बिकॉज वो दोनों का रिलेशनशिप भी नहीं समझ में आएगा और ओरिजिनलिटी भी नहीं समझ में आएगी। नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं जैसा मैंने कहा ना कि दोनों का जो है पैटर्न बहुत हद तक समान है, थोड़ी टेक्निक डिफरेंट है। अगर आप साथ साथ करोगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर प्रवीण 1 में आप जो है कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे,
ठीक है। जी जी अब उसी कर्म सिद्धांत की और डिटेल मैं पढ़ाऊंगा, तो आपके जी लिए वो एक बार में 2 चीजें हो जाएंगी। मतलब कहना चाहिए ना कि वो आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा, कि वो कर्म सिद्धांत आपका वहां पर एक टॉपिक आपने पढ़ा और यहाँ डिटेल पढ़ लिया, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक ही साथ में आप 2 चीजों को, दोनों के कंसेप्ट को मिलाकर पढ़ते हुए चलेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जो है प्रवीण 1 करना या प्रवीण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, आप साथ में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके भी सर 2 वो है जैसे इसमें प्रवीण और विशारद अलग अलग है या केवल एक ही टाइम का है ये? नहीं, विशारद प्रवीण विशारद इसमें, इसमें प्रवीण, जैसे प्रवीण में प्रवीण 1 और प्रवीण 2 जी है ना। 6 माह में आप प्रवीण 1 करते हैं और अगले जी 6 माह में प्रवीण 2 करते हैं। जी यहाँ पर आप 6 माह में केवल नाड़ी प्रवीण करेंगे और जी। अगले 6 माह में नाड़ी विशारद करेंगे। अच्छा, मतलब ये भी 1 साल का कोर्स है पूरा? ये 1 जैसे साल में ये 2 टोटल साल नाड़ी का हो है जाता है। तो हाँ, ये वो 2 साल का है, ये 1 साल का है। यहाँ अच्छा 1 जी साल में नाड़ी विशारद हो जाता है। जी जी। नाड़ी ठीक है विशारद सर। में इसी के आगे का कंटिन्यूशन है। जैसे प्रश्न नाड़ी है ना, और आपका मेडिकल नाड़ी है, वो जी नाड़ी विशारद में। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी सर। जी जी जी। सर क्या तो वीक में एक क्लास होगी कि 2 होंगी? एक क्लास, केवल एक क्लास एवरी वेडनेसडे, अच्छा जी सर। आज ही के दिन। जी जी, कर पाएंगे सर हम? अरे आपका तो मैंने कहा ना, आरूढ़ आर्या जेमिनी की आप टीचर हैं, क्यों नहीं कर जी जी पाएंगे। देखिए, दुनिया में कोई काम करते हैं। मुश्किल नहीं है, जी दुनिया सर। में कोई काम मुश्किल नहीं है, बस मन और इच्छा, 2 चीजें होना चाहिए। जी अगर सर। आप वो आपके साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी सर। और किसी भी नई चीज को पढ़ने में और समझने में मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छाई है, क्योंकि जी अपने पास एक टूल आ जाता है। मैं कई बार क्लास में भी कह चुका हूँ कि हमें एक सैनिक की तरह होना चाहिए। एक सैनिक के पास जब वो युद्ध पर जाता है तो उसके पास सारे टूल होते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे सामने कौन सी परिस्थिति आ जाए तो पता पड़े मुझे बंदूक नहीं आती, कोई कहेगा मुझे जो है चढ़ना नहीं आता, कोई कहेगा मुझे तैरना नहीं आता। पता पड़े ऐसी परिस्थिति आ गई कि तैरना, तो वो कहेगा सैनिक कि मुझे तो केवल दौड़ना सिखाया गया, तैरना नहीं सिखाया, तो वो अच्छा सैनिक नहीं है। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर, उसको सारे टूल आना चाहिए। क्या मालूम किस परिस्थिति में अपने पास ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसके हम अपनी विद्या का उपयोग उसकी भलाई के लिए कर सकें। तो जितने टूल हमारे पास होंगे उन टूल का हम उपयोग कर सकें। जी सर। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश है, काम आए। राधे राधे गुरुजी। जय राधे गणपति राधे जी। जी, जय गणपति जी। गुरुजी मुझे बस एक कंफ्यूजन था, जैसे हाँ बताइए। केपी और नाड़ी कौन सा सीखना थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा अभी के लिए, जैसे प्रेडिक्शन वगैरह देना हो, कौन से आपने एक्यूरेट? आपने आपने अभी क्या किया है कोर्स को, आप प्रवीण में नहीं कर रही जी। नहीं, प्रवीण मेरा प्रवीण नहीं हुआ, मैं आईकास्ट के बारे में मुझे अभी पता चला, पर मैंने एक एडवांस का कोर्स किया हुआ है किसका, किस चीज का? ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी एडवांस का, तो कहाँ से थोड़ा किया बहुत है? पता है। अकड़ गुरुकुल। अच्छा अच्छा, तो बेसिक तो आपके क्लियर है ना, राशि हाँ जी। साइन ये सब हाँ हाँ। जितने तो आप मालूम है ना। हाँ जी। ये नक्षत्र 27 है, नक्षत्र के नाम, ये ग्रह के ये मालिक है, ये हाँ मुझे हाँ, तो मतलब पता है। देखिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ। केपी हमारे यहाँ चलता है और नाड़ी चलता है, दोनों चलते हैं। नाड़ी जो है आईकास का सिलेबस वाला कोर्स है, मतलब अगर आप नाड़ी में आएंगे तो आप यहाँ से, आपको जो यहाँ का कहना चाहिए डिप्लोमा मिलेगा वो आईकास से मिलेगा, और परीक्षा भी होगी आईकास के थ्रू, ऑल इंडिया लेवल की। ठीक है। जी जी। जैसे अभी आप एडमिशन लेंगे तो आपकी दिसंबर में परीक्षा होगी नाड़ी की, और डिप्लोमा भी आपको आईकास से मिलेगा। केपी का हमारे यहाँ ग्वालियर चैप्टर कराता है, हमारी जो समिति है ज्योतिष जन कल्याण समिति, उसके द्वारा होता है, और उसका सर्टिफिकेट आपको ज्योतिष जन कल्याण समिति से मिलेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों पद्धति अलग हैं। आपकी जो इच्छा करे आप उस पद्धति के तहत अपना नहीं बस अध्ययन कर सकते हैं।
आप चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि नाड़ी की परीक्षा आईकास लेगा और ये परीक्षा हमारी लोकल लेवल की हो। नहीं, बस अभी 2 कोर्स से मैं ज़्यादा करना नहीं चाहती, अभी प्रवीण हाँ में एनरोल करूँगी, तो जी मैं जी, जानना चाहती हूँ कि कौन-सा कोर्स लूँ कि मेरी प्रेडिक्शंस और मतलब जो भी मतलब करूँ वो थोड़ा एक्यूरेट आए? देखिए ऐसा है कि कोई भी ये कैसे कह सकता है कि आप ये वाला लीजिए, हमारे लिए सब अच्छे हैं। ये आपकी आपकी इच्छा और आपके जो कहना चाहिए आपकी रुचि के अनुसार उसी पर निर्भर करता है। दोनों टेक्निक डिफरेंट हैं, दोनों टेक्निक अच्छी हैं। जो टेक्निक से जिस तरह से अपना यूज़ कर सकता है, मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। आज नाड़ी की जो आपको डेमो दी है, इसमें जितना आपका सिलेबस है सबके बारे में, टॉपिक के बारे में थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। आप चाहें तो अगली और क्लासेस भी ले सकती हैं, जब बेसिक स्टार्ट होगी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन निर्णय तो आपको करना पड़ेगा, मैं इसमें नहीं बता सकता कि आप ये ले लीजिए। ओके गुरुजी, थैंक यू। सर सबसे पहले मुझे लगता है ज्योतिष प्रवीण करना चाहिए, जिससे हाँ, बेसिक बहुत अच्छा हो वो जाए। तो वो तो मैंने पहले ही कहा था कि देखिए बेसिक प्रवीण तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो जी। तो मैं करूँगी, वो तो मुझे चाहिए, पर उसके साथ में और एक कोर्स लेना चाहती हूँ, पर इस दोनों में मैं बस कन्फ्यूज़ हूँ कि कौन-सा लेना। वो आप चॉइस कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसकी भी पटरी जो है प्रवीण के साथ चलती है। ये वाली ट्रेन दोनों एक ही पटरी पे चलती हैं। कई सब्जेक्ट और कई टॉपिक आपके यहाँ पर कवर होते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे कर्म सिद्धांत है ना? आपका राशियों के बारे में है, ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो बहुत सी चीज़ें कॉमन है। मैं भी यहाँ पढ़ाऊँगा, वहाँ कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा प्रवीण में, तो वो आपके लिए डबल काम होगा। ओके सर सर। केपी में सॉफ्टवेयर भी है अलग। हाँ, अच्छा, तो केपी कितने दिन का कोर्स है सर? वो भी 6 महीने का ही वो भी है। 6 महीने का ही है। उसका कोई विशारदा लेना पड़ता है या 6 महीने में कंप्लीट हो जाता कल है? उसका डेमो करेंगे तो आपको बता देंगे, शायद कल डेमो है उसका, ओके मैम, ठीक है ना? है, थैंक यू। मैं आप कल अपना से नंबर मुझे आप अपना नंबर मुझे नोट करवा दीजिए, मेरे को आपका नंबर कहीं मिस हो गया है। मैम आप मेरे व्हाट्सएप पे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी हाय भेज देती हूँ। हाँ, आप भेज दीजिएगा, ठीक है? मैं आपको थैंक यू। अच्छे से बता दूँगी बाद में। ओके मैम, थैंक यू। किसी और का इंटरेस्ट हुआ था, किसने मेरा किया ही था? मेरा ही की हुआ था सर। अच्छा, अच्छा, ठीक, ठीक। और कोई नहीं, डाउट किसी को कुछ पूछना हो? नीलम जी थी शायद, नीलम जी का भी सर हुआ था। नीलम, सर मैंने हाँ सर मेरे से हो गया था वो, मेरा कंफ्यूजन वही था कि मेरा तो अब की बार वो है ना आपका तो वास्तु कंफ्यूजन वास्तु हाँ, आचार्य, तो सर आप मेरा वो आपका तो कंफ्यूजन था वो आपने दूर कर ही दिया था, तो वो एक अच्छा, कंफ्यूजन था वो। चारू जी कुछ कह रही हैं, बताइए। चारू जी आपने एंड्रेस किया? हाँ हाँ, हाँ, क्लासेस कब से शुरू होंगे? अगले अगले वेडनेसडे से। अगले वेडनेसडे से। अच्छा, ठीक है, बस यही पूछना जी, जी। था। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं सर्वभवन्तु करते हैं, और अगले बुधवार से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एग्जाम के पहले तक हम कंप्लीट करते हैं, एक एक पॉइंट सिलेबस के अनुसार, कोई भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। तो अगले वेडनेसडे से 7 बजे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग आइए, आपका सबका वेलकम है। तो सर्वेवंतु के साथ आज की क्लास को, डेमो क्लास को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।